स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। जब हमने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा तो हमने ये जाना था कि R.H. विटेकर के द्वारा इस संसार में पाए जाने वाले समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। इनमें से हमने किंगडम मोनेरा पढ़ चुके हैं। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया। भाई किंगडम मोनेरा के अंतर्गत किन जीवों को शामिल किया गया? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया। आज हम जिस किंगडम की बात करने वाले हैं वो है प्रोटिस्टा। अगर हम प्रोटिस्टा शब्द की बात करें तो प्रोटिस्टा शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटिस्टास शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट या प्राइमरी। अर्थात प्रोटिस्टा सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीवों में से एक। प्रोटिस्टा शब्द जो है वो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1866 में दिया गया। याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा शब्द जो है वो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा 1866 में दिया गया है। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत अब तक लगभग 50,000 से जातियां ज्ञात की जा चुकी है। इनमें से लगभग 20,000 जातियां विलुप्त हो चुकी है। प्रोटिस्टा किंगडम को वर्गीकरण का कूड़ादान कहा जाता है, डस्टबिन कहा जाता है, क्लासिफिकेशन का डस्टबिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिन जीवों को अन्य किसी किंगडम में स्थान नहीं मिलता है उन सभी जीवों को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत डाल दिया जाता है। इस कारण से इसे वर्गीकरण का कूड़ादान कहा जाता है, डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के बीच की एक कनेक्टिव लिंक के रूप में पाया जाता है। अगर आप ध्यान दें तो हमने क्या देखा कि भाई मोनेरा जो होता है, मोनेरा में किन जीवों को शामिल किया गया? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया। लेकिन अगर आप देखें तो जो फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया के सदस्य हैं, ये कैसे हैं? यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। साथ ही ये कैसे हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल भी है, मल्टी सेलुलर एनिमल भी है। जबकि जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे हैं भाई? यूनिसेलुलर है। लेकिन यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये कैसे हैं? यूकैरियोटिक भी है। इस कारण से प्रोटिस्टा के सदस्यों को कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। किसके बीच में कनेक्टिव लिंक कहा जा रहा है? लोअर ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करने वाली लिंक कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब अगर देखें तो हम प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे पास एकत्रित हो चुकी है। उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जिनका शरीर एक कोष की यूकैरियोटिक कोशिका वाला होता है तथा जिनका आवास मुख्यतः जल होता है। तो यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत उन जीवों को शामिल किया जाता है जिनका शरीर कैसा होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है, साथ ही जो मुख्य रूप से जल में निवास करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बहुत ही सामान्य से लक्षणों की। सामान्य लक्षण लेकिन इंपॉर्टेंट लक्षण। अगर हम प्रोटिस्टा के सदस्यों की बात करें तो इनका मुख्य रूप से जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है, जली होता है, जल में पाए जाते हैं। जल के अलावा ये नम भूमि में भी पाए जाते हैं, कीचड़ वाले स्थानों में भी पाए जाते हैं और यहाँ तक कि ये कुछ जीवों के शरीर के अंदर पैरासाइट रूप में भी पाए जाते हैं। लेकिन मुख्यतः जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं या जल के स्रोतों के समीप पाए जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। उनका जो सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो केवल एक कोशिका के अंदर संपन्न होती है। मल्टी सेलुलर में जिस प्रकार की सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है वो सारी की सारी जैविक क्रियाएं प्रोटिस्टा के अंदर केवल एक कोशिका के अंदर सम्मिलित होता है। एक और लक्षण की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होते हैं। अब सीधी सी बात है, यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब वेल डेवलप्ड, प्रेजेंट, ठीक है। कैरियोटिक मतलब केंद्रक। तो ऐसे यूनिसेलुलर एनिमल जिनमें केंद्रक सुसंगठित होता है, केंद्रक विकसित अवस्था में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कहलाते हैं।
और प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होते हैं भाई? यूकेरियोटिक होते हैं। इसके साथ साथ यूकेरियोटिक होने का तात्पर्य यह भी है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचनाएं भी पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। ये जो संरचनाएं हैं वो यूकेरियोटिक में पाई जाती है। अगर हम बात करें इसकी कोशिका की, तो कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, सेल वॉल उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। अगर सेल वॉल उपस्थित है तो ऐसी अवस्था में ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, जैसे कि एल्गी में पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल उपस्थित हो सकती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। यदि उपस्थित है तब ऐसी अवस्था में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। आपको मालूम है कि अब इसमें चूंकि सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो गुणसूत्र है, वो किस रूप में होता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। एक और कैरेक्टर की बात करें, इसमें न्यूट्रिशन की बात कर लें, पोषण की बात करें, तो अगर हम पोषण की बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है और साथ में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सिम्बायोटिक हो सकता है, पैरासाइटिक रूप में हो सकता है, सेप्रोफिटिक के रूप में हो सकता है, अर्थात परजीवी के रूप में हो सकता है, मृतोपजीवी के रूप में हो सकता है, और साथ में अगर हम बात करें तो ये सहजीवी के रूप में भी पाया जा सकता है। करते हैं लोकोमोशन की, इसके प्रचलन की बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज पर मैं थोड़ा सा आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि यदि क्या आप मुझे बता सकते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है? मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या अंतर है? आप इस अंतर को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए, अगर हम बात करें तो लोकोमोशन की बात करें तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनमें लोकोमोशन या तो फ्लैजिला के माध्यम से होगा, सीलिया के माध्यम से होता है, या स्यूडोपोडिया के माध्यम से होगा। इन पर डिटेल में आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली इसमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने अमीबा देखा होगा, पैरामीशियम की बात सुनी होगी, यूग्लिना, डायटम्स, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, ये सारे के सारे मेंबर्स जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा को मुख्य रूप से 3 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, 3 ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट, सोपोसी प्रोटिस्ट, दूसरा स्लाइम माउल्ड, और तीसरा प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। इस पर हम विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्रोटिस्टा को मुख्य रूप से कितने ग्रुप में बांटा गया? मुख्य रूप से बांटा गया है ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट। ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट से तात्पर्य क्या है कि ऐसे प्रोटिस्टा के सदस्य जिनमें क्लोरोफिल या अन्य दूसरे वर्णक की उपस्थिति के कारण ये अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, ऐसे प्रोटिस्ट को ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट कहा जाता है। और ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट को की अनेक कहना चाहिए डिवीजन होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से डायनोफ्लेजिलेट, डायटम्स, यूग्लिनोफाइटा आदि होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट को मुख्य रूप से कितने मेजर ग्रुप में डिवीजन में बांटा गया? डायनोफ्लेजिलेट, डायटम्स और यूग्लिनोफाइटा। अब दूसरी तरफ देखें स्लाइम माउल्ड। अगर हम स्लाइम माउल्ड की बात करें तो ऐसे प्रोटीन जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल कैसी होती है? एब्सेंट होती है यंग स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते चले जाते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर एक लसलसा जेली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और जेली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने के कारण ही इनको अवपंख कवक या स्लाइम माउल्ड कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से यहाँ पर 2 डिवीजन दिए गए हैं, मिक्सोमाइसिटिस और एक्रेसियमाइसिटिस। मिक्सोमाइसिटिस और एक्रेसियमाइसिटिस। तीसरी जो
उनकी कैटेगरी है वो है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के अंदर उन प्रोटिस्ट को शामिल किया जाता है जो अपने भोजन को जंतुओं के समान निगलकर ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत जूफ्लेजिलेट्स, सार्कोडाइंस, स्पोरोजोअन्स, सीलिएट्स को शामिल किया गया है। जूफ्लेजिलेट, सार्कोडाइंस, स्पोरोजोअन्स, सीलिएट्स को शामिल किया गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जिन दो चीजों पर बात की वो बात की है कि इसकी प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं और इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दो और चीजों पर बात करने वाले हैं। दो चीजें मुख्य रूप से कौन सी है? प्रोटिस्टा के कैरेक्टर्स पर। अब हम जो वीडियो में बात करेंगे वो डिटेल में बात करेंगे, साथ ही क्लासिफिकेशन पर भी हम बात करेंगे और वो डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।